वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। तो उस क्रम में आज से हम फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हमारा फूड इंस्पेक्टर के लिए। ये जिस हिसाब से सिलेबस गिवन है उसमें आपका 2 पार्ट्स रहेगा, यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 150 जो है आपका छत्तीसगढ़ जीएस, जनरल नॉलेज सेक्शन, जनरल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इंडिया जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ये 150 का रहेगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो 50 नंबर्स है ना, क्योंकि 150 नंबर्स में तो ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस इक्वल ही रहेगी लगभग, ठीक है। लेकिन जो 50 नंबर का जो रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है और पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ना तो किसी भी बुक में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट गिवन है और न ही इंटरनेट में अवेलेबल्स है ज़्यादा चीज़ें हैं ना। तो हम आपके लिए आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको इजी बनाने के लिए हम अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स, और जिसको हम बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह आवश्यक वस्तु या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें जमाखोरी एवं काला बाजारी से रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, है ना। यानी कि जो भी चीज़ें आवश्यक वस्तु जो मार्केट में है लेकिन लोगों को नहीं मिल रही है, जमाखोरी कर दी जा रही है, काला बाजारी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए वर्ष 1955 1 अप्रैल, डेट याद रखिए 1 अप्रैल 1955। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और वी कैन से आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1955, ठीक है। तो ये लाया गया था। इसमें आवश्यक वस्तुएं मतलब क्या होती हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ने से पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो पहले ये जानिए कि आवश्यक वस्तु क्या है। तो आवश्यक वस्तुओं में दवाएं, उर्वरक, दलहन, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, वस्त्र इत्यादि शामिल हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड का समय आ रहा है, लेकिन जब ये इसके फर्स्ट वेव थी तो हमने देखा था कि मास्क और सैनिटाइज़र, ठीक है, या तो अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और यदि मिल रहे थे तो बहुत ही अधिक दामों में मिल रहे थे, ठीक है। तो क्या किया गया था सरकार द्वारा कि मास्क और सैनिटाइज़र को, ठीक है, उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि काला बाजारी भी रुकी, जमाखोरी भी रुकी, और साथ में वो उचित दामों में उपलब्ध होने लगे। तो ये अचानक से कैसा हुआ, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है, ये उसके अंतर्गत सब कुछ किया गया था, ठीक है। तो उससे क्या, तो हमको क्या समझ में आया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जाती है, और क्या किया जाता है, उसको सही दामों में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आगे डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आवश्यक वस्तु बनाई जाती हैं, उसको सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु जब समय पड़ता है तो उसको इस अधिनियम के अंतर्गत ला देते हैं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो उसको इस अधिनियम से बाहर भी निकाल देते हैं, यानी कि इसकी पावर भी सरकार के पास है, ठीक है। अब आपसे यदि प्रश्न बनता है कि एक बार शामिल हुआ कोई भी वस्तु सदा ही आवश्यक वस्तु बना रहेगा, तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं, सरकार लाती भी है और निकाल भी देती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है, ठीक। आवश्यक वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अब यदि एग्जाम में आता है कि कुल कितनी वस्तुएं हैं,
क्योंकि आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि केवल फूड इंस्पेक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में बस नहीं, बाकी राज्यों में भी होता है, ठीक है। और एफसीआई का भी पेपर होता है, ठीक। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें कुल कितने वस्तुएं शामिल हैं। तो देखिए, बहुत सारे पार्ट्स जैसे पार्ट्स होते हैं और उसके सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट्स हैं यानी कि जो मेन वस्तुएं वो 7 होती हैं। आपको क्या याद रखना है? 7 वस्तुएं। अब ये 7 वस्तुओं में और कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? जैसे कि वस्त्र बोल दिया, ठीक है। वस्त्र तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। इससे दवाएं कौन सी, उर्वरक कौन से यानी कि फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, दलहन कौन सी है, खाद्य तेल पेट्रोलियम कौन से, ये अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 7 वस्तुएं इस अधिनियम के अंदर हैं, ठीक। आगे हम उसका डिटेल्ड देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। अधिनियम के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कुछ मुख्य वस्तुएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है? पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, विलायक, नेफ्ता आदि शामिल हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, विलायक, नेफ्ता। फिर खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और बीज, देन दलहन, फिर सब्जियां, धान, गन्ना और इसके उत्पाद जैसे चीनी और खांडसारी आदि, जूट और वस्त्र, उर्वरक, फिर हैंड सैनिटाइजर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्क, मास्क भी कौन से एक्सक्यूज मी 2PLY 3PLY N95 मास्क, ठीक है। मवेशियों के चारे जिसमें ऑयल केक और अन्य सांद्रता शामिल हैं, कोयला, कोक और इसके अन्य डेरिवेटिव सहित ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सामान यानी कि एसेसरीज और उसके कंपोनेंट्स, पार्ट्स, ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्र, ये एग्जाम में आपके पूछा गया था, ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा गया था कि सूती वस्त्र शामिल है कि नहीं, ठीक है। ये आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सक्यूज मी, लोहा और इस्पात, कागज, कच्चा कपास और कच्चा जूट, ठीक है। तो ये आपकी विभिन्न आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसमें धाराएं कितनी हैं। तो इसमें कुल 16 धाराएं हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं आगे। आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ धाराएं हम अपने आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 1, ये आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक। तो धारा 1 क्या बोलता है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताता है, ठीक है। जो धारा 2 है वो परिभाषाएं हैं, विभिन्न परिभाषाएं, ठीक। जो धारा 2 का है वो आवश्यक वस्तु की घोषणा आदि से रिलेटेड है। जो धारा 3 है वह आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां, ठीक। क्या याद करना है? उत्पादन, प्रदाय, वितरण, ठीक है। ये तीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार, केवल हमारी स्टेट में नहीं अन्य राज्यों में भी ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो धारा 3 आपको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए कि किससे रिलेटेड है? उत्पादन, प्रदाय, वितरण, ठीक है, उसके नियंत्रण की शक्तियाँ, ठीक है। देन धारा 4 राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण आदि। धारा 5 शक्तियों का प्रत्यायोजन। धारा 6 अन्य अधिनियमितियों के असंगत आदेशों का प्रभाव। धारा 6 का खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण। धारा 6 खाद्यान्नों के अधिहरण से पूर्व हेतु मतलब उसका कारण दर्शित करने
की सूचना का दिया जाना। धारा 6 ग अपील, ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये किस तरह से आपको समझ में आएगा आगे। यदि आपको याद नहीं भी हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा आपका ध्यान, ये 6 क में देखिए, ये क्या बोलता है, जो भी खाद्यान्न है ना, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका ये अधिहरण कर लेते हैं, ठीक है। तो अधिहरण मतलब क्या होता है, जप्ती। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अधिहरण का मतलब होता है जप्ती, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। जो धारा 1 है वो क्या बोलता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। आप इसको ना एकदम मतलब टेंशन में मत पड़ो कि कैसे याद होगा, इतनी सारी धाराएं याद कैसे होंगी। ध्यान से बस सुनो और समझो, ठीक है, कि किस तरह से, बस इंटर रिलेटेड है, ध्यान से आपको बस समझना है, ठीक है। तो धारा 1 क्या बोलता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। सबसे पहले कोई भी चीज होती है तो पहले अपने नाम के बारे में बताती है, ठीक है। जैसे कि हम किसी पर्सन से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हो, ये पूछते हैं। तो सिमिलरली हम जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में देख रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, ठीक है, इस तरह से पढ़ो। तो उसका नाम क्या है, संक्षिप्त में इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विस्तार कहाँ है, तो आपको ये जानना है कि ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजना थी, जो अधिनियम थी, योजना हम नहीं कह सकते, अधिनियम, लॉ है ये, ठीक है। तो ये जो एक्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम का, तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, धारा 1 उसका क्या, संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो क्या है, जो नाम हमने देखा है, जो डिस्कस कर रहे हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक। तो विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत मतलब क्या आ जाता है, जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन में आपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा कि भारत में क्या क्या आ जाए, राज्य भी आ जाते हैं और केंद्र प्रशासित प्रदेश भी आते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। फिर उसके बाद धारा 2 परिभाषाएं, ठीक। अब उसके बारे में वो व्यक्ति से हमने तो नाम पूछ लिया, अब हम बोल रहे हैं कुछ तुम अपने बारे में बताओ, अब वो ये बता रहा है, ठीक है। तो धारा 2 परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं मतलब किस चीज की, ठीक है। आगे देखिए, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि जो भी, यानी कि सामने सिचुएशन है उससे अन्यथा कुछ ना लिया जाए तब की स्थिति में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कलेक्टर, सबसे पहले ये किसको परिभाषित किया है, कलेक्टर को, ठीक है। कलेक्टर की अंतर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो और जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए। तो कलेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे कि अपर कलेक्टर, फिर सेकेंड थिंग क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, अपर कलेक्टर का मतलब यहाँ पे कलेक्टर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, किसी भी कलेक्टर द्वारा वो नियुक्त किया हो। 3 टाइप्स के कलेक्टर है, अपर कलेक्टर हो गया, फिर उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और थर्ड कौन सा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कलेक्टर ही नियुक्त कर दिए हैं इस कार्य के लिए, ठीक है। ये 3 हैं कलेक्टर की डेफिनेशन। फिर क्या है, खाद्य फसलों के अंतर्गत, अब ये पूछा गया कि खाद्य फसल क्या बोल रहे हैं, खाद्य फसलों के अंतर्गत गन्ने की फसलें भी हैं, यानी कि खाद्य फसल तो हम नॉर्मल किससे, गेहूं धान, इससे रिलेटेड कर लेते हैं, इससे रिलेट करते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो खाद्य फसल है उसके अंतर्गत गन्ने की फसल भी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर ग क्या है, अधिसूचित आदेश से शासकीय राज्य पत्र में अधिसूचित आदेश अभिप्रेत है। अधिसूचित आदेश मतलब क्या है, यानी कि कोई भी आदेश दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो राजपत्र से अधिसूचित आदेश हो,
ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश किया जाता है, ठीक, उसको हम अधिसूचित आदेश बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ठीक, आदेश के अंतर्गत तदधीन जारी किया गया कोई निर्देश भी है, यानी कि तुरंत कोई सा भी आदेश जारी किया गया है तो वो भी आदेश ही कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, राज्य सरकार। राज्य सरकार की परिभाषा क्या है, से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा है वो। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टेट की डेफिनेशन, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक, तो वो यही बता रहा है कि यहाँ पे यदि राज्य सरकार की बात कर रहा है तो राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, चीनी। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अभी जो हम आगे देखने जा रहे हैं चीनी से। ठीक है, तो क्या है, 5 में क्या बोल रहा है ये, चीनी। चीनी से अभिप्रेत है किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज अंतर्विष्ट हो और उसके अंतर्गत मिश्री भी हो। तो फर्स्ट क्या बोलता है, चीनी कौन सा है, जिसमें 90% सुक्रोज हो। ठीक है, पहले याद करो, फर्स्ट थिंग 90% सुक्रोज, सेकेंड क्या है, जिसमें मिश्री भी आएगा। ठीक, फिर सेकेंड, अब ठीक, यानी कि हम पार्ट्स में आपको याद करने के लिए मैं इस तरह से बोल रही, वरना आप तो एक साथ ही पढ़ डालो पूरा, नहीं, आपको जिससे याद हो। तो फर्स्ट आपको क्या याद करना है, अब 5वें नंबर पे चीनी आई है। ठीक है, तो चीनी का फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट के 2 पार्ट्स बना लो। फर्स्ट पार्ट में आप याद करो जिसमें 90% सुक्रोज हो और सेकेंड में जिसमें मिश्री भी आ रही हो। अब सेकेंड देखो, ठीक है, खांड सारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण के रूप में कोई चीनी अथवा वैक्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उससे उत्पादित कच्ची चीनी। ये 3 प्रकार की चीनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पूछा गया है। ठीक है, फिर देन अब हम क्या देख लिए, फर्स्ट देख लिए संक्षिप्त नाम और विस्तार, सेकंड में हमने क्या देखा, परिभाषाएं देखी। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, दो का में क्या है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा आदि। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि परिभाषा भी हो गई, फिर हम क्या बोल रहे, अब आवश्यक वस्तु की घोषणा। ठीक, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु से अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु अभिप्रेत है। केंद्र सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में और उन कारणों से जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में वे निर्दिष्ट किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक है, उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची का संशोधन कर सकेगी, जिससे कि वह राज्य सरकारों के परामर्श से। अब देखो, इतना कुछ आपको याद करना नहीं, ये आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको याद किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये क्या बोल रहा है आपको कि यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कुछ वस्तु को हमको क्या करना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची में सम्मिलित करना है, तो वो क्या करेगी, राज्य सरकार से परामर्श करेगी और परामर्श करके क्या करेगी, वस्तु को जोड़ भी देगी और सेकेंड थिंग क्या है, वस्तु को हटा भी सकेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने जब हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी वस्तुओं को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। तो वही बोल रहा है, 2 का क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श करके किसी भी वस्तु को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है कि उपधारा 2 के अधीन जारी किसी अधिसूचना द्वारा यह भी निर्देश दिया जा सकेगा कि उक्त अनुसूची में ऐसी वस्तुओं के सामने यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि ऐसा वस्तु 6 माह से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए आवश्यक वस्तु समझी जाएगी। यानी कि अब बोल रहे हैं कि कब तक रहेगी ये आवश्यक वस्तु। ठीक है, तो ये इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट में आपको क्या बताया गया था, देखिए आप हम लोग क्या देख रहे हैं,
हम लोग दो का देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि आवश्यक वस्तु को तो सरकार हटा भी सकेगी और जोड़ भी सकेगी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि कब तक रहेगी, तो इसमें बताया गया है कि 6 माह, ठीक, 6 माह से अधिक की ऐसी अवधि के लिए, परंतु केंद्र सरकार लोकहित में और उन कारणों से जो विनिर्दिष्ट किए जाएं राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि को उक्त 6 मास की अवधि से आगे बढ़ा सकेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये क्या बोला, 6 माह के लिए करेगी। फिर लेकिन यदि सरकार को लग रहा है कि अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो क्या करेगी, 6 माह से अधिक किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जोड़े रहेगी किसी भी वस्तु को, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी कारण जो लोकहित हो वो राज्यपत्र में प्रकाशित होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो राज्यपत्र में, जिसको ऑफिशियल गैजेट बोलते हैं, ठीक है, उसमें पब्लिश होना चाहिए। जो भी जोड़ना है, घटाना है, जो कुछ भी करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या बोले, केंद्र सरकार किसी ऐसी वस्तु के संबंध में जिसके लिए संसद को संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है, उपधारा 2 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, केंद्र सरकार अवधि बढ़ाती है, ठीक है, लेकिन वो कौन सी पावर में अवधि बढ़ा रही है। देखिए, आपने पॉलिटी यदि पढ़ा होगा, आप सीजीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पढ़ाई होगा, है ना। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो 7वीं हमारी जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसको हम बोलते हैं 7 शेड्यूल, उसमें क्या बताया गया है, उसमें केंद्र सूची आती है, राज्य सूची आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आता है ना। तो उसमें जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि आपका स्टेट, देखिए यूनियन लिस्ट क्या होती है, जिसको केंद्र वाली जो लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि केंद्र के पास शक्तियाँ रहती हैं, उसमें जो कुछ भी निर्णय लेना है वो केंद्र लेगी। जो राज्य की जो सूची होती है वो राज्य निर्णय लेती है। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि राज्य भी ले सकती है निर्णय और केंद्र सरकार भी ले सकती है निर्णय। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि हम, जैसे मान लो कि अभी हाल ही में ये जो बिल आया था फार्म्स लॉ का, ठीक है, जो किसान संबंधी जो अभी बिल लाया गया था, ठीक है, हालांकि सरकार ने उसको वापस ले लिया है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्या हुआ था, कृषि, तो कृषि के बारे में क्या हुआ कि राज्य सरकार दावा की, और ये तो करेक्ट है ना क्योंकि सूची में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि संबंधी जो भी निर्णय लेना है वो राज्य सरकार लेगी क्योंकि वो राज्य की सूची में है, लेकिन केंद्र सरकार ले ली। और ठीक है, तो केंद्र सरकार उसका निर्णय ली, तो ये क्या बोल के ली कि जो ट्रैवल है, यानी कि जो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना, ले जाना, ठीक है, तो इसकी पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो उसके अंतर्गत लाई थी ये नियम, ठीक है, बिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक, फार्म्स लॉ। तो क्या हुआ कि इन लोगों का आपस में ही नहीं पड़ रहा था, है ना। आपस में पटना मतलब क्या होता है, राज्य सरकार अपना बोल रही थी, फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं आपको ये क्या बोलते हैं, एक क्या दी हूँ, प्रसंग दी हूँ, संदर्भ दी हूँ, जिससे आपको समझ में आए। आपको समझाना क्या है यहाँ पे, मेरा मकसद क्या है कि जब दोनों में वाद विवाद खड़ा हो जाता है कि किसकी चलेगी, तो केंद्र सरकार की चलती है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही निर्णय ले सकती है, लेकिन जब इनके बीच किसी भी पॉइंट पे कोई भी वाद विवाद खड़ा हो जाता है तो केंद्र सरकार की चलती है, राज्य सरकार की नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो यही बोला गया है, केंद्र सरकार यानी कि कौन सी शक्ति में कर रही है, तो ये 7वीं अनुसूची में, ठीक है, और वो कौन सा है, 33 नंबर, ठीक, ये याद रखना। लिस्ट 33 कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा है, 33,
ये याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसके समक्ष रखी जाती है, कोई भी अधिसूचना किसके समक्ष रखी जाती है। 4 ऑप्शंस थे, है ना, राज्य सरकार था, केंद्र सरकार था, इस तरह से थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे कि किसके सामने रखा जाता है, संसद के सामने रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना आप, ठीक है। फिर क्या है, धारा 3 आ गया। धारा 2 हमने देख लिया और धारा 2 का देखा, ठीक है। अब धारा 3 देखिए, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या बोलता है, यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका सामयिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथवा भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी। समझ में आ रहा है, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां। तो धारा 3 क्या बोलता है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। धारा 3 क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार के पास, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, धारा 4। धारा 4 क्या बोलता है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण आदि, ठीक। देखिए देखते हैं इसमें, धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा तथा उसमें ऐसी किन्हीं शक्तियों की प्रयोग या ऐसे किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों के लिए निर्देश भी हो सकेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। धारा 3 क्या बोलता है, केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां। धारा 4 क्या बोलता है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण, यानी कि केंद्र सरकार तो डिसाइड कर लिया कि ये वस्तु आवश्यक वस्तु है, लेकिन अब राज्य सरकार पे है उसको लागू करना, है ना, उनके भी तो कुछ कर्तव्य है राज्य सरकार के। तो ये यही बोल रहा है कि धारा 3 के अधीन किया गया कोई भी आदेश, ठीक है, तो वो आदेश कौन जारी किया, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, धारा 4 क्या बोलता है, राज्य सरकार के बारे में भी यहाँ पे बात आ गई है, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो धारा 4 क्या बोलता है कि जो भी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अधिकारी हैं या प्राधिकारी हैं, तो वो उनके पास जो शक्ति प्रदत्त कर सकेगा और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा, यानी कर्तव्यों की बात बोल रहा है। धारा 4 क्या है कि जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो भी निर्णय लिए गए हैं वो क्या करना है, अब उसको फॉलो करना है, ठीक है, उनके कर्तव्यों के बारे में बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 5, शक्तियों का प्रत्यायोजन। ये क्या बोलता है, केंद्र सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्ययन यदि कोई हो जो उस निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयुक्तव्य होंगी। आगे देखिए, ठीक है, आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको ये हालांकि ये एक बार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जानेंगे नहीं कि आपको याद क्या करना है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अथवा ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो निर्देश में विनिर्दिष्ट हो। ये क्या बोलता है, शक्तियों का प्रत्योजन। धारा देखिए, धारा 4 में हम क्या बोले, कर्तव्य है उनके, ठीक है, कि इनको फॉलो करना है, लेकिन करे कौन फॉलो,
तो ये क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार के कोई भी अधिकारी हो या राज्य सरकार के कोई भी अधिकारी हो, बस ये याद रखना आप, ठीक है। एक बार हम लोग लास्ट में रिवाइज भी करेंगे, लेकिन आप लोग हाँ अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो कि किसको करना है फॉलो, जो अधिकारी है, ठीक है, वही तो फॉलो करेंगे, जो भी फॉलो करवाता कौन है, जो भी अधिकारी है, ठीक, उसी तरह से। फिर उसके बाद धारा 6 आ गया। धारा 6 क्या बोलता है, अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव। ये क्या बोलता है, धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव रखेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपको जो याद करना है, लिखित होना चाहिए कोई भी आदेश, तो ही वो प्रभाव में लाया जा सकेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो, जिसको हम बोलते हैं राजपत्र पे, ठीक है, आनी चाहिए। यदि वो राजपत्र पे कोई भी आदेश नहीं है तो वो मान्य नहीं है इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो भी आदेश धारा 3 में दिए गए हैं वो तभी मान्य होंगी यदि वो लिखित होंगी। ऐसा कौन बोल रहा है, धारा 6 बोल रहा है, ठीक। फिर क्या है, धारा 6 का क देखते हैं हम, खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण, ठीक, अधिहरण मतलब जैसे कि मैंने बताया था जप्ती, ठीक। तो कलेक्टर आवश्यक वस्तु का विक्रय नियंत्रित कीमत पर यदि कोई हो किए जाने का आदेश दे सकेगा। कौन देगा, मैंने क्या बताया, राज्य सरकार के अधिकारी या केंद्र सरकार के अधिकारी। तो यहाँ पे 6 का क्या बोल रहा है, कलेक्टर। वो अधिकारी कौन है, कलेक्टर है, जैसे कि परिभाषा में हमने देखा था। अब कलेक्टर भी 3 प्रकार के हैं, ठीक है। फर्स्ट कलेक्टर कौन है, अपर कलेक्टर होगा। फिर उसके बाद क्या है कि उनसे जो भी अपर कलेक्टर की जो लाइन में जो पंक्ति में है उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्या बोलता है एक्सक्यूज मी, थर्ड क्या बोलता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कलेक्टर ही नियुक्त कर लिए। तो 3 प्रकार के हमने कलेक्टर देखा, ठीक है। तो कलेक्टर क्या बोल रहा है कि आवश्यक वस्तु का विक्रय नियंत्रित कीमत पर, यानी कि कोई भी नियंत्रित कीमत तय की गई है। क्या लिखा है, देखिए, यदि कोई हो, यानी कि कोई तय की गई हो यदि नियंत्रित कीमत, तो उसी पर लागू करने का आदेश देगा। सेकेंड थिंग क्या है, जहाँ कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गई है वहाँ लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकेगा, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत सारी कालाबाजारी कर रहा है, या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं ये लोग, कालाबाजारी जमाखोरी करते हैं, ठीक है। तो जमाखोरी करके रखा है, अब कलेक्टर को पता चल रहा है तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति की नीलामी कर देगा। सॉरी व्यक्ति की नीलामी नहीं, प्रोडक्ट की नीलामी होगी, सॉरी मैंने व्यक्ति बोल दिया था। प्रोडक्ट की, जो भी वस्तु की जमाखोरी की गई है उसकी नीलामी होगी, लोक हित में, लोक कल्याण में, ठीक है। परंतु कलेक्टर खाद्यान्नों की दशा में उनके साभयक वितरण और उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उस कीमत पर किए जाने के आदेश दे सकेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, यदि आपको याद जो करना है वो ये है कि जो 6 का है वो बोलता है यदि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत है तो कलेक्टर आदेश देगा कि उतने में ही बेचो, ठीक है। मान लो मास्क बिकना है 10 रुपए में, कलेक्टर बोलेगा हाँ ठीक है 10 रुपए। लोग भले ही 100 रुपए में बेच रहे थे पहले, लेकिन अब भी कलेक्टर बोला है 10 रुपए में बेचो, तो सबको 10 रुपए में बेचना है। ये क्या है, मान लो ये तय किया गया केंद्र सरकार द्वारा। मान लो कोई कीमत तय नहीं की गई तो वो देखेगा कि लोग खरीद कितने में सकेंगे, ठीक है। मतलब एक ऑप्टिमम होता है ना एक प्राइस कि इतने में लोग खरीद सकेंगे, तो कलेक्टर तय कर दिया कि अच्छा ठीक है इतने में होना चाहिए। उसकी नीलामी, मतलब कि नीलामी में क्या है, बोली लगती है ना, तो उस तरह से हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि कलेक्टर क्या बोलेगा कि, या फिर
जमाखोरी किसी दुकान में, तो वो क्या करेगा, किसी भी दुकान को दे देगा कि आप लोगों की उचित कीमत पर आप जनता को उपलब्ध कराइए ये वस्तु। ये कौन बोल रहा है, 6 बोल रहा है, याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद 6 क्या बोलता है, खाद्यान्नों आदि के अधिहरण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना का दिया जाना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि किसी भी चीज़ की हम जब्ती तो कर रहे हैं, लेकिन कारण बताओ जो नोटिस होता है, ठीक है, वो भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि संविधान बोलता है यदि किसी को अरेस्ट करना है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत, है ना, 24 घंटे में पहली बात तो उसके परिवार वालों को बताना है, ठीक। फिर उसके कि आपका परिवार यानी कि फलाना आदमी को हमने अरेस्ट किया, परिवार वालों को ये सूचना देना अनिवार्य है। साथ में क्या बोलते हैं, उसको कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, संविधान में लिखी हुई है। लेकिन साथ में अभी हम आवश्यक वस्तु अधिनियम देख रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है जो 6 ख है ना, वो क्या बोलते हैं, कारण बताओ नोटिस से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये आगे हम देखते हैं किस तरह से क्या है। तो किसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहन का अधिहरण करने वाला कोई आदेश, और आदेश कौन सा है, धारा 6 के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका आवश्यक वस्तु, पैकेज, पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवहन के स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे वह अभिगृहित की जाती है। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि जो खाद्यान्न आदि के अधिहरण की बात होती है, जो कारण बताओ नोटिस है, यानी कि कोई भी वस्तु अधिहरण नहीं की जाएगी, कब तक, जब तक उस व्यक्ति जिसने अभिगृहित व्यक्ति, जो उसका उस वस्तु का स्वामी है, ठीक है, जिसकी वो वस्तु है, ठीक, तब तक अधिहरण नहीं किया जाएगा जब तक उसे जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना नहीं दे दी जाती। किसको देंगे, स्वामी को, ठीक है, किसके, वस्तु के स्वामी को दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक लिखित सूचना देंगे कि हाँ हम आपकी ये वस्तु को अधिहरण कर रहे हैं। फिर क्या है, अधिहरण के आधारों के विरुद्ध इतने उचित समय के भीतर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट हो लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया जाता, ठीक है। यानी कि वो जो व्यक्ति का हम जो भी वस्तु अधिहरण कर रहे हैं उसको हमको समय भी देना है कि वो हमारे विरुद्ध कोई भी सूचना क्या करे, अभ्यावेदन, ठीक है, हमारे विरुद्ध अभ्यावेदन कर सके, इसके लिए भी हमको उसको समय देना है, ठीक। फिर क्या बोलता है, मामले में सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति अब को हमको अवसर भी देना है कि मामले की सुनवाई भी हो सके। अब समझो इस बात को, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 6 कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस किसके लिए है, किसको कारण बताना है, जो वस्तु का स्वामी है। कलेक्टर तो अधिहरण कर रहा है, ठीक है, तो जो वस्तु का स्वामी है उसको सबसे पहले क्या बोलना है, बताना है लिखित में कि हम आपकी ये वस्तु को अधिहरण कर रहे हैं, यानी कि जब्ती करें, सिंपल लैंग्वेज में समझो, हम आपकी ये वस्तु को ले रहे हैं। सेकंड में उसको हमको समय देना है, किस लिए हम समय दे रहे हैं, कि वो हमारे विरुद्ध, हम तो ले रहे हैं लेकिन उसके पास भी तो उसकी राइट्स हैं, ठीक है, क्या राइट्स हैं, उसके अधिकार क्या हैं, कि वो हमारे विरुद्ध जा सके, है ना, कि हम उसकी ये चीज़ें तो ले रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति हमारे विरुद्ध अभ्यावेदन डाल सके। फिर थर्ड थिंग क्या बोल रहा है कि हमको मामले की सुनवाई के लिए भी अवसर उसको देना है, कि मामले की सुनवाई भी तो हो, कि नहीं बस उठा करके उसकी सब सामान बस लेकर के आ गए, नहीं, उसकी सुनवाई भी तो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि संविधान में क्या बोलते हैं कि कोई भी किसी को भी जब हम अरेस्ट करते हैं तो उसके परिवार वालों को बताना है, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना है। ऐसे ही तो किसी को हम भले ही क्या करते हैं, हम थाने में ला लेते हैं, जेल में तो नहीं डाल सकते ना डायरेक्टली, पुलिस के पास तो ये पावर नहीं, किसके पास पावर, जज के पास पावर है कि अब आगे उसकी सुनवाई। तो
सिमिलरली कोई भी वस्तु का स्वामी सुनवाई के लिए भी तो समय दोगे कि बस कलेक्टर ही सब निर्णय ले लेगा? नहीं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और 6 क्या है? अपील के बारे में बोलता है। तो कैसी अपील? जो धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अपने को संसूचना की तारीख से 1 मास के भीतर अपील कर सकेगा। अब देखिए, अपील कब करना है उस व्यक्ति को? 1 मास के अंदर। जो भी कलेक्टर सामान लिया है, अधिहरण जब्ती कर लिए हैं, तो वो व्यक्ति को क्या करना है कि 1 मास के अंतर्गत उसको अपील करनी है, ठीक है। नहीं तो क्या किया जाएगा कलेक्टर द्वारा? हमने 6 में क्या देखा? नीलाम कर दिया जाएगा उसकी वो वस्तु, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, कि हमने आज क्या क्या देखा, जिससे आपको याद रहे चीज़ें, ठीक। 1 मिनट, है ना। हमने फटाफट हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने कुल मिलाकर के कितनी धाराएं होती हैं? इसमें 16 धाराएं होती हैं, ठीक है। तो 16 धाराओं में फर्स्ट हमने क्या देखा था? संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। फिर 2 में हमने क्या देखा? अन्य परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं देखी, जिसमें हमने कलेक्टर की परिभाषा देखी थी, खाद्य फसल की परिभाषा देखी, फिर उसके बाद अधिसूचित आदेश देखा, फिर आदेश देखा, फिर राज्य सरकार देखा, फिर उसके बाद चीनी देखा। चीनी 3 प्रकार की होती है, जिसमें 90% सुक्रोज होना चाहिए और मिश्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद खांडसारी चीनी, भूरा चीनी, इस तरह से ये चीनी होनी चाहिए, और वैक्यूम पैन चीनी कारखाने के प्रक्रियाधीन चीनी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कच्ची चीनी होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा? आवश्यक वस्तु की घोषणा देखी। आवश्यक वस्तु में हमने क्या देखा? केंद्र सरकार क्या कर सकती? किसी भी वस्तु को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। फिर हमने देखा कि वो क्या करेगी? लोकहित में सब कार्य करने हैं, राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और राजपत्र पे वो जो भी अधिसूचना है, वो विनिर्दिष्ट जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं राजपत्र पर प्रकाशित होनी चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए? 6 मास के लिए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर यदि उनको लग रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है और लोकहित में ज़रूरी है, तो वो 6 मास की अवधि को भी बढ़ा देंगे, ठीक। फिर हमने देखा कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो वो 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हो रहे हैं, जो कि क्या बोलते हैं? आर्टिकल, जो लिस्ट नंबर 33 है, 33 याद करना है और 7वीं अनुसूची याद करना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? किसके समक्ष प्रस्तुत करना है? तो सदन के समक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, किस पूछा गया, ठीक है, कि किसके समक्ष प्रस्तुत करना है, तो सदन के समक्ष जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद धारा 3 क्या बोला? आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति, यानी कि किसके पास नियंत्रण करने की शक्तियां? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, वही सब कुछ निर्णय लेगी पहले। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास तो हो गई। और 4 क्या बोलता है? कि राज्य सरकार पर कर्तव्यों का अधिरोपण। कर्तव्यों का अधिरोपण मतलब केंद्र सरकार तो निर्णय ले लिया, लेकिन फॉलो तो करना है, किसको करना है? राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार किसके द्वारा करती है? राज्य सरकार, जैसे मैंने बताया, राज्य सरकार की परिभाषा होती है। राज्य सरकार मतलब क्या? इसके अधिकारी ही, जिसको हम बोलते प्राधिकारी या अधिकारी ही राज्य सरकार की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फॉलो किसको करना है? राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा फॉलो करना है। फॉलो करना मतलब करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? शक्तियां या प्रत्योजन। शक्तियां या प्रत्योजन में क्या हमने देखा है? कि कोई भी अधिकारी या केंद्र का हो या राज्य का हो, यही हमने देखा, ठीक है, किसके पास शक्तियां। फिर हमने क्या देखा? अन्य अधिनियमितताओं के असंगत आदेशों का प्रभाव, यानी कि किस तरह से ये प्रभावशाली होंगे, जो धारा 3 में जो भी निर्णय लिए गए किस तरह से प्रभावशाली होंगे। तो हमने क्या देखा? कि अधिहरण कर लेगा, कौन कर लेगा? कलेक्टर कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? कलेक्टर अधिहरण तो कर लेगा, लेकिन ख में हमने क्या देखा? कि उसको क्या करेगा? जो इस व्यक्ति का जो स्वामी, वस्तु का स्वामी है, उसको बताएगा, समय देगा, है ना, कि अब आप हमारे खिलाफ अपील भी कर लो, साथ में कोई भी निर्णय, कोई भी सुनवाई, मामले की सुनवाई के लिए वेट करेगा। फिर ग क्या बोला? कि जो निर्णय की सुनवाई जो होगी, किसी भी मामले की सुनवाई होगी, मामले की जो सुनवाई होगी और जो अपील करने का समय वो कितना होना चाहिए? 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 मास के भीतर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्विकली ये रिवाइज भी कर लिया। अब आगे इसके हम
आपने आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें आप तक समय पर पहुंचती रहे। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।